Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में जहां हमने बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट अपलोड किया था, वहां हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिटेल डिस्कशन कर लिया था कि केडी, केई, केआर और केपी का कैलकुलेशन कैसे करना है। आज की क्लास में इसका रिमेनिंग पार्ट हमें डिस्कस करना है, जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बेसिकली ये रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज केई कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे अर्निंग यील्ड मेथड बताया था, डिविडेंड यील्ड मेथड बताया था और इनफैक्ट एक कैपम मेथड भी बताया था। तो अर्निंग यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड में हमने कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ किए थे जहां हमें लगता है कि आपको डाउट हो सकता है। वो सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ क्लियर कर दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का, और ये हमने लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था कि हम अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, अर्निंग पर शेयर के लिए या डिटेल पूरा जो डिस्कशन है उसके लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की है कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया होता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉस्ट दो तरह का होता है। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं। ये अर्निंग क्या है? बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो आप इंटरेस्ट लेस कर दो, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स लेस कर दो, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब देखो, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये किनको डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसमें से जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देते हो तो जो भी प्रॉफिट बचता है वो किसके लिए होता है? ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे? चाहे तो कंपनी उसको रिटेन करके रख ले, चाहे तो कंपनी उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये जो दोनों ही प्रॉफिट का पार्ट है ये बेसिकली किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। क्योंकि अगर कंपनी कोई भी बेनिफिट जनरेट करती है, कोई भी प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो किसके पास जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो देखो, हमने लिखा है नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो किसके लिए होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्लियर? तो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी लिया था कि लेट्स से मेरे पास 10 लाख रुपए बच रहे सबको पेमेंट करने के बाद, और जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू है वो है 10,000। क्लियर? तो हर एक शेयर होल्डर का कितना बेनिफिट हुआ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 रुपये का। और ये 100 रुपये का कैलकुलेशन आपने कैसे किया? ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो वही चीज़ देखो हमने लिखी भी कि अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये कौन सा प्रॉफिट है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर? ये वो पैसे हैं जो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हम डीपीएस निकालते हैं दैट इज डिविडेंड पर शेयर, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब लेट्स से 10 लाख शेयर्स इशूड हैं, इसका 10% हमें डिविडेंड मिलना है। तो मेरा डिविडेंड कितना हो गया? 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितना था? 10,000 था। तो उस केस में डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़। क्लियर? तो यही चीज़ है कि डिविडेंड पर शेयर में डिविडेंड न्यूमरेटर में होगा और अर्निंग पर शेयर में अर्निंग होगी, जिसको हम और किसके नाम से जानते हैं? प्रॉफिट के नाम से। क्लियर? डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। एक और फॉर्मूला है डीपीएस कैलकुलेट करने का दैट इज डिविडेंड पर शेयर, कि जो भी अर्निंग पर शेयर है, ठीक, इसमें से दो ही चीज़ हो सकती है। एक तो आप रिटेन करके रख सकते हो पैसा, और एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हो। क्लियर? तो लेट्स से मेरे पास जो अर्निंग पर शेयर है वो ऊपर कितना आया था? 100 रुपये पर शेयर। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इसका 60% हम रिटेन करेंगे और 40% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 60 रुपये, और इसका 40% कितना हो जाएगा? 40 रुपीज़, वो डिविडेंड होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि ईपीएस मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, कि जितना डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी ने डिसाइड किया है अगर वो भी हम अर्निंग पर शेयर में मल्टीप्लाई कर दें तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालना है? ये जो 40% निकाला गया है ये कैसे निकालना है बता रहा है, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100, कि जो 100% कि जो 100 रुपये का हमने ईपीएस लिया था उसमें से अगर 40 रुपये डीपीएस है, इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 40%। क्लियर? और बाकी 60% क्या हो जाएगा? रिटेंशन रेशियो दैट इज फॉर रिटेन्ड अर्निंग। जो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि रिटेंशन रेशियो क्या होता है? ईपीएस माइनस डीपीएस। ईपीएस कितना था? 100, डीपीएस कितना था? 40, तो रिमेनिंग कितना बचा? 60।
इस 60 को जब हम ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिटेंशन रेशियो, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। या हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, दैट इज 0.40, तो 1 में से 0.40 अगर माइनस करें तो मेरे पास कितना आएगा, 0.60। अगेन ये क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो। बस इतना याद रखना कि जो रिटेंशन रेशियो है प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इसको मिला करके हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी, क्योंकि इसी 1 रुपए में से आप कुछ हिस्सा रिटेन करके रख रहे हो और कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ओवरऑल ये 4 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। ईपीएस, जहां हमने क्या किया, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डीपीएस, डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक और फॉर्मूला हमने लिखा जो बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो से है। तो पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर रिटेंशन रेशियो की बात करें तो हमने क्या किया, ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ डिविडेंड रखा है और यहाँ रिटेंशन रखा है। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट थे, इसलिए हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है, लेट्स से आपको 10 लाख का लोन चाहिए मार्केट से, तो हमने पहले भी बताया था कि आप किसी एक सोर्स से नहीं लेते हो। लेट्स से आपने डेट से लिया और इक्विटी से लिया, तो डेट के लिए आपके पास क्या आया, केडी, और इक्विटी के लिए क्या आया, केई आया। तो केडी का हमने अलग से रेट कैलकुलेट किया था, कई सारे क्वेश्चन में किया, जैसे लेट्स से 7%, और केई का हमने किया 10%। तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 लाख पूरा हमने केडी पूरा हमने डिबेंचर या इक्विटी से रेज नहीं किया है। 10 लाख का कुछ पोर्शन डिबेंचर से रेज किया होगा और 10 लाख का कुछ पोर्शन इक्विटी से रेज किया होगा। क्लियर? तो अब हम वेट अलॉट करते हैं। वेट कैसे अलॉट करेंगे, देखो, लेट्स से हमने 10 लाख रुपए मार्केट से लिया है, तो हमने 4 लाख लिया है डिबेंचर से और बाकी हमने लिया है इक्विटी शेयर से 6 लाख। ठीक, तो जो रेशियो आएगा या फिर कह लो वेट आएगा वो कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.40, और यहाँ आएगा 0.60। वेट हमेशा कितना आना चाहिए, 1। इसका परसेंट लेट्स से 7% था स्पेसिफिक कॉस्ट और इसका था 10%। तो अब देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू, ये जो टोटल आएगा इसको हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आएगा 2.8 और ये आएगा 6। तो टोटल जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुई वो कितनी हो गई, 8.8। वो 7% और 10% मिला के 17% नहीं हुई। हम क्या करते हैं कि अलग अलग कॉस्ट इसीलिए कैलकुलेट किया कि बाद में डायरेक्ट क्या करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड कॉस्ट निकाल लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 10 लाख रुपीज़ आपने मार्केट से रेस किए हैं, इसके लिए आपको कितना कॉस्ट पड़ा, तो इसके लिए हमें कॉस्ट पड़ा 8.8%। तो हम ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम इससे ज़्यादा अर्न करें, सो दैट हमें ये अपने पॉकेट से पे ना करना पड़े। क्लियर? अब आपके समझने के लिए यहाँ पे हमने प्रॉपरली फॉर्मूला भी लिखा है कि वैक इज इक्वल टू केडी मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट प्लस केपी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस केई मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस केआर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। हमने देखो अभी ऊपर भी तो यही किया ना कि डिबेंचर होल्डर्स का वेट था 0.40, उनको उनके 7% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7% किसको शो करा है, केडी को, और 0.40 किसको शो करा है, डेट के वेट को। क्लियर? तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा फॉर्मूला है और इसी की हेल्प से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ देखो हमने लिखा भी है कि वेयर केडी, केपी, केई, केआर ये सब तो स्पेसिफिक कॉस्ट है और डब्ल्यू क्या है, वेट है। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये जो वेट्स आपने अलॉट किया है ये किस बेसिस पे किया है, ये आप बुक वैल्यू पे भी कर सकते हो, मार्केट वैल्यू पे भी कर सकते हो, जैसा एग्जाम में दिया होगा। ठीक है, क्योंकि अब एंट्रेंस लेवल पे ना बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं रहता है, बट इतना ध्यान रखना कि ये थ्योरी में आ सकता है कि ये जो वेट आपने अलॉट किया है क्या ये बुक वैल्यू हो सकता है, क्या ये मार्केट वैल्यू हो सकता है, क्या बोथ। हाँ, दोनों ही बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बस जैसी डिटेल क्वेश्चन में दी हो। क्लियर? नेक्स्ट, वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो मार्जिनल मतलब हमेशा क्या होता है बेटा, एडिशनल। लेट्स से मेरा पहले से कोई लोन चल रहा है 10 लाख का, तो इसका तो हमने कॉस्ट निकाल ही लिया होगा, और अभी हमने न्यू लोन रेस किया है अगेन 2 लाख का, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट किसकी निकालेंगे, इस न्यू लोन की, और फिर उसको मर्ज कर देंगे ओल्ड लोन के साथ। इस पर भी हम बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ इस टर्म से हमें आपको इंट्रोड्यूस कराना था। इस पे क्वेश्चन तो एग्जाम में नो डाउट नहीं आने वाले, सिर्फ थ्योरी आ सकती है। तो जहाँ पे आप देखना मार्जिनल वर्ड यूज हुआ होगा वहाँ इतना समझ जाना कि जो एडिशनल लोन आप रेस कर रहे हो उसकी कॉस्ट की बात कर रहा है। इट मे बी डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल, वही चीज़ हमने मेंशन भी कर दिया। तो ये एक पूरा ओवरऑल टॉपिक था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जहाँ हम
यही सजेस्ट करेंगे कि बस KE, KD, KP और KR कैसे निकालते हैं ये देख लेना। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत सिंपल है कि सबको सबके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद सबको ऐड ऑन कर दो, क्योंकि वेट तो आपने निकाल ही लिया है, उसी के हिसाब से आप सबको ऐड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि जो हमने 10 लाख का लोन लिया है लेट्स से, उसकी टोटल हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, इसलिए देखो हमने लिखा है कि वैक को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वैक का। देखो मेरे पास सोर्सेज हमने चारों लिए हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड डेट। अमाउंट सबकी दी हुई है। अब ये बुक वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू ये नहीं पता, बट जो भी है मेरे पास यही वैल्यूज है और इसी के बेसिस पे हमें वेट निकालना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, हमें क्या निकालना है बेटा, वैक। तो हमें ये बात पता है कि जब मेरे पास कॉस्ट कैलकुलेट करके दी है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, तो सिंपली मेरे पास क्या मिसिंग है, वेट। अगर वेट आ जाए तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस इक्वल टू कर देंगे और फिर टोटल कर देंगे, तो क्या मेरे पास वैक आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब वेट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले आप अमाउंट का टोटल कर लेना, तो अमाउंट का टोटल कितना आ जाएगा, 60 लाख। और फिर वेट कैसे निकालना होता है ये देख लो, यहाँ पे हम इसका बता देते हैं। आप सीधे करना 16 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, क्योंकि 16 लाख कितना वेट कंटेन कर रहा है 60 लाख में, हमें यही देखना होता है। क्लियर, तो 16 डिवाइडेड बाय 60 डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 16 डिवाइडेड बाय 60 करने पे वैल्यू आ रही है 0.26667 आ रहा है ना, तो 0.27 ले लो। देन 24 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.40। देन 10 डिवाइडेड बाय 60 कर लो तो वैल्यू आ रही है 0.1666 आ रही है, तो 17 ले लो। एंड लास्ट में आप वैल्यू ले लो 16। इसका जब भी टोटल करोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। बस आप सबको मल्टीप्लाई करके इस इक्वल टू कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। यह आएगा 2.16। परसेंटेज मत हटाना, क्योंकि वैक भी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमें किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में चाहिए होता है। ये वैल्यू मेरे पास आ गई टोटल, और अब हम क्या करेंगे, सीधे इसको टोटल कर लेते हैं, तो आ जाएगा मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो स्पेसिफिक कॉस्ट किसी की कम थी, किसी की ज़्यादा थी, बट अगर ओवरऑल पूछें कि 60 लाख हमने जो मार्केट से लोन लिया है, कि ओवरऑल 60 लाख जो हमने मार्केट से लोन लिया उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है 12.63%। क्लियर, तो होपफुली यहाँ तक सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिटेल में डिस्कस कर लिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट ईयर में। हम कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, वहाँ पे भी हमने ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अभी हम इंडिविजुअली सॉल्व करवाएंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस क्वेश्चंस। तो देखना वहाँ पे इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये पूरी की पूरी एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लेना, सो दैट एग्जाम में आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना हो। एंड अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम कुछ और डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस। एंड जैसे ही हमारा ये डिस्कशन सेशन खत्म हो जाएगा, हम इसके MCQs भी अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।